हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अथर्वस्मिता क्लासेस। माई सेल्फ अंकित कुमार। यह वीडियो आपके क्लास 11 की पार्ट 7 है। पार्ट 6 में हमने कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक निकालना सीखा था जो आपके एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। उसको हमने बेसिक तरीके से हमने निकालना सीखा था। इस वीडियो में आज की जो टॉपिक है, कुछ मूल भौतिक राशियों अर्थात जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी परिभाषा कैसे है, कैसे व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम उनकी परिभाषा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन ने कैसे रखी थी, क्या दी थी, तथा परिशुद्धता क्या होता है, यथार्थता क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि या किसी भी वस्तु को कैसे मापा जाता है, इन सारी चीजों का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी भौतिक राशि जो हमारे मूल भौतिक राशि हैं 7 है, और उसमें जो आपका स्टेरेडियन और रेडियन है जो कि ना मूल में आता है ना भौतिक में आता है लगभग, लेकिन रगड़ के माना जाए तो उसको मूल में भी ले लिया जाता है। तो पहले जो मात्रक है वह आपका मात्रक है 1 मीटर। आखिर क्या इसकी परिभाषा है, कितना रहेगा मीटर, क्या चीजें रहेंगी तो वो 1 मीटर होता है। उसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए इसकी जो परिभाषा है, यह लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 1650-763-73 तरंगे आती हैं। उसे क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। लेकिन चूंकि जानते हैं ये जो परिभाषा थी ये पहले कुछ और थी, 1960 से ये पहले कुछ और थी। पहले इसकी जो परिभाषा थी वो थी कि पेरिस में रखी हुई एक छड़ प्लेटिनम और इरेडियम, प्लेटिनम 90% होना चाहिए, प्लेटिनम 90% और इरेडियम 10%, और इस छड़ का जो ताप होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस हो, और इन दो छड़ों के बीच की जो दूरी होती थी उसी को हम क्या बोलते थे, उस समय जो परिभाषा थी 1 मीटर बोला गया। लेकिन ये जो परिभाषा थी, ये जो मानक बनाया गया था, ये नष्ट हो जाने पे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन ने 1960 में एक सम्मेलन द्वारा क्या किया, ये आपकी नई परिभाषा दी, और ये परिभाषा जो कि अब तक चलता आ रहा है। पहले क्या थी, पहले था उसे हम कहते थे कि जो पेरिस में रखी हुई एक छड़ था जो इरेडियम प्लेटिनम और इरेडियम, प्लेटिनम 90%, इरेडियम 10% था, उनके बीच की जो दूरी हुआ करती थी वो 1 मीटर का मानक कहलाता था, लेकिन इसे बदल दिया गया। नेक्स्ट है किलोग्राम। किलोग्राम के किसे कहते हैं, इसमें परिभाषा इसकी देखिए, यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के आपके 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। ये चूंकि आपका, इसकी भी पहले परिभाषा पहले कुछ और थी। इसकी परिभाषा ये थी कि पेरिस में रखी हुई इरेडियम और प्लेटिनम की एक कण का जो भाग होता था वो द्रव्यमान होता था, लेकिन इसकी परिभाषा जो बदल के इस आधार पे किया गया, अर्थात परमाणु किसी भी द्रव्यमान जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान होगा उसमें परमाणुओं की जो संख्या होगी 5.0188 इंटू 10⁻25 होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, 1 किग्रा का वो मात्रक होगा, 1 किग्रा का, उसे हम द्रव्यमान बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड। सेकेंड यह समय का मात्रक है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में स्थितियम 100 परमाणु 9 192 631 770 कंपन करता है। अर्थात इसकी भी परिभाषा कुछ और थी 1 सेकेंड की। इसकी परिभाषा
जो पहले थी 1960 से, वो ये थी कि एक दोपहर से लेके दूसरे दोपहर तक के बीच का जो समय है वो सौर दिन कहलाता है। क्योंकि सौर दिन का जो समय है वो बदलता रहता है, तो वर्ष भर के प्रत्येक सौर दिन को जोड़कर वर्ष के दिनों से अर्थात 365 से भाग दे देने पर औसत निकलता है। इस औसत को माध्य सौर दिन कहते हैं। अर्थात जो एक सेकेंड होता है वह 86,400वें भाग को एक सेकेंड कहते हैं। पहले ये परिभाषा थी, लेकिन इस परिभाषा को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन ने 1960 में साइन वर्ष के आधार पर दिया गया था। अब ये साइन वर्ष क्या है? सन 1900 में इसको रखा गया। साइन वर्ष वह है जो 1899 में सूर्य को आकाश में किसी निश्चित बिंदु, उस निश्चित बिंदु को बसंत बिंदु कहते हैं, उस बिंदु से जो कि 1900 तक वापस उसी बिंदु पर आ जाए तो वह सायन वर्ष कहलाता है। इसको हम 1900 में आया तो इसको सायन वर्ष 1900 बोलते हैं, इसे हम सायन वर्ष करते हैं। तो बाद में जो कि एक सेकेंड की जो परिभाषा को बदल दिया गया, जो कि सायन वर्ष पे आधार। क्योंकि आप देखेंगे तो जितनी सारी परिभाषा है 1960 में ही क्यों रखा गया, उसी समय सारे मात्रकों की परिभाषा, उसके मानक को बदला गया था। नेक्स्ट है आपका एम्पियर। एम्पियर यह विद्युत धारा का वह मात्रक है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। निर्वात क्या होता है? निर्वात जहां पे कोई माध्यम न हो वो निर्वात होता है। वहां पर जो समानांतर जो तार होते हैं उनके बीच का जो प्रत्येक जो बल होता है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का जो बल प्रवाहित होता है एक देने पर, वो होता है आपका एम्पियर का मात्रक कहलाता है। केल्विन क्या होता है? यह ताप का मात्रक है। केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का बल उत्पन्न करता है। अर्थात आप सामान्य भाषा में, चूंकि आप इसको कह सकते हैं कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते बर्फ के ताप तथा उबलते बर्फ के अंतर के 100वें भाग को हम क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। ताप ये किसका मात्रक होता है? ताप का। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते बर्फ के ताप तथा उबलते बर्फ के ताप के अंतर के 100वें भाग को हम क्या बोलते हैं? कैंडिला का मात्रक जो ताप का मात्रक है वो हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है केल्विन। कैंडिला यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक कैंडिला किसी कृषि के पृष्ठ से 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है, जबकि कृषि का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो तथा कृषि प्रताप 1,13,025 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो। अर्थात न्यूटन प्रति क्या है? ये बल है, न्यूटन प्रति मीटर का बल लगे। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वह एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल होता है उसके जो बराबर होता है, ये कैंडिला के मात्रक में आता है। अर्थात जो उसका प्लेटिनम का जो गलनांक के बराबर होता है, जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के कैंडिला का जो कि गलनांक के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका आता है मोल। यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है।
एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या या कार्बन के 0.12 केजी से में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि शुद्ध कार्बन 12 उस परमाणु में हो, शुद्ध कार्बन 12 परमाणु, इसके बाद एवोगैड्रो संख्या ये इतना बराबर हो की संख्या के बराबर होता है, वो मोल कहलाता है। अर्थात किसी भी, आप चूंकि 10th में आप निकालते थे हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 8 निकालते थे, तो लास्ट में आप लिखते थे मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर वो क्या होता था, अर्थात 1 लीटर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है वो किससे नापी जाती है, मोल से ही नापी जाती है। ये थे आपकी जो कि 7 मूल भौतिक राशि, और उन मूल भौतिक राशि अर्थात मूल मात्रक, इसको हम कहेंगे मूल भौतिक राशि के मूल मात्रक है। इनके परिभाषा को हमने समझा तथा इनके सर्वप्रथम परिभाषा क्या था उसको भी हमने समझा। नेक्स्ट अब हम समझेंगे, नेक्स्ट अब हम समझते हैं यथार्थता क्या होता है, परिशुद्धता क्या होता है। आप चूंकि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम परिशुद्धता और यथार्थता को समझते हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं यथार्थता और परिशुद्धता को समझते हैं। देखिए यथार्थता और परिशुद्धता ये होता क्या है, ये हमारे मापन के आधार पे बताया गया है। जैसे देखिए एक होता है मापित मान, मापित मान, और एक होता है वास्तविक मान, वास्तविक मान। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु या द्रव्य है, उसका एक्यूरेट अगर वो है 50 केजी, ठीक है, अगर हम अंदाजित से देख के बोले या फिर कोई भी वस्तु से उसका मापन हो, ठीक है, अगर वह नगण्य ठीक से न करे या फिर हम मापन के आधार पे बताएं, मापित मान बताएं, देख करके बोलते हैं कि इसका जो इस वस्तु का, अर्थात इस वस्तु का जो वजन है, थोड़ी वजन के आधार पे नहीं ले सकते हैं, ये मापन है ना, तो मापन पे हम चलते हैं। जैसे ये कोई दूरी है, ठीक है, ये कोई दूरी है, एक कोई दूरी है, हमने इसको देख के बोल दिया कि इसकी दूरी मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, लेकिन है ये 200 सेंटीमीटर का, ठीक, कितना है ये 200 सेंटीमीटर का। तो देखिए है कितना एक्चुअल ये 200 सेंटीमीटर का, लेकिन हमने बताया कितना 100 सेंटीमीटर का, तो क्या हुआ, ये मापित मान हुआ और ये हुआ वास्तविक मान। तो इसमें यथार्थता इसकी कम होगी ना, यथार्थता का मतलब शुद्ध, इतना सही है, इतना जितना नजदीक, अगर यही हम बोलते हैं, अर्थात इसमें यथार्थता की कमी थी, 100 सेंटीमीटर अगर हम बोलते हैं तो इसका इस यथार्थता कम है, मतलब बहुत भाई आपने बहुत कम, थोड़ा सा नजदीक पास ले जाके थोड़ा सा अंदाज लगा के बताते तो ये होता, लेकिन नापने के बाद पता चला ये तो 200 सेंटीमीटर है और आपने बता दिया 100 सेंटीमीटर। चलो आपने अगर थोड़ा सा 198 बताया होता, 198 बताए होते, 197 बताए होते, 195 बताए होते, कितना बताए होते, 199 बताए होते, तो इसमें क्या हो रही है, यथार्थता बढ़ रही है, यथार्थता बढ़ रही है। अर्थात अब हम कहेंगे कि मापित मान, इसी आधार पे अब हम कहेंगे कि जो मापित मान वास्तविक, किसी वस्तु के वास्तविक मान की जितना नजदीक होगा उसकी यथार्थता कम होगी। इसी आधार पे इन दोनों में अर्थात यथार्थता
और प्रतिशत त्रुटि, देखिए 100 सेंटीमीटर हमने बोला तो इसमें गलती ज्यादा मिलेगी कि नहीं, परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको रख के निकालेंगे तो परसेंटेज कम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो इसी प्रकार इसमें जो यथार्थता और प्रतिशत त्रुटि में जो संबंध होता है, यथार्थता 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 रिसाइप्रोकल 1 प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि मतलब यथार्थता जितना वास्तविक मान के नजदीक रहेगा, प्रतिशत त्रुटि उतना ही कम रहेगी। जैसे कि देखिए ये 100 सेंटीमीटर, ये किसी व्यक्ति ने बोला कि इसका मान 100 सेंटीमीटर है, तो अगर आप इसका निकालेंगे तो 100 माइनस करके निकालेंगे, कितना कम हो रहा है 100, तो 100 इंटू 100 वास्तविक मान 200, 50% गलत बोला है ये, 50% गलत बोले हैं ये। अब देखिए, और अगर कोई बोले व्यक्ति, देखिए ये 198 अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो लगभग इसके वास्तविक मान के नजदीक है कि नहीं। तो अब देखिए कितना कमी हुआ, 2% की कमी बोला है, 2 सेंटीमीटर कम बोला है ना, तो निकालते हैं 2, देखिए 2 इंटू, रटना नहीं है, 2 इंटू 100 अपान एक्चुअल वैल्यू 200, 2 से 2 कट गया, 1% की कमी, मतलब 1% केवल गलत बोला है। कितना परसेंट, 1% गलत बोला है। लेकिन ये वाला जो व्यक्ति 100 सेंटीमीटर जो बोला था, वो कितना परसेंटेज, 50% गलत बोला था। आया समझ में, यही होता है यथार्थता और प्रतिशत त्रुटि में संबंध। इसी को हम यथार्थता कहते हैं, मतलब कि किसी वस्तु के वास्तविक मान के जितना नजदीक हम माप के अंदाज के तौर पे बता सके, ठीक है, उसकी यथार्थता उतनी अधिक होती है। तो ये था आपका यथार्थता, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका परिशुद्धता। देखिए परिशुद्धता अर्थात यथार्थता, हम कहेंगे कि यथार्थता जो होता है वास्तविक किसी वस्तु के वास्तविक मान के जितना नजदीक होता है, उसकी यथार्थता उतनी अधिक होती है, अर्थात उसमें प्रतिशत त्रुटि एकदम कम होती है, अर्थात कम होती है। ये चूंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल के तौर पे करके दिखाया है। अगर आप 195 वाला कर लेंगे तो कितना कम हुआ, 5 इंटू 100 एक्चुअल वैल्यू 2.5%, 2.5% की, ठीक है। तो ये सबसे थोड़ा सा, तो ये होती है आपकी यथार्थता। परिशुद्धता क्या होती है, परिशुद्धता जब किसी वस्तु की वास्तविक मान, जब किसी वस्तु की मापित मान, जब कोई भौतिक राशि एक दूसरे के ज्यादा यथार्थ अर्थात ज्यादा नजदीक हो, तो उसकी मापन की परिशुद्धता अधिक होती है। जब किसी भौतिक राशि एक दूसरे के काफी नजदीक उनके मापन होते हैं, उनकी यथार्थता जो होती है नजदीक होती है, तो जो उनकी परिशुद्धता होती है वो अधिक होती है। इस प्रकार हम कहेंगे कि परिशुद्धता रिसाइप्रोकल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती 1 अल्पट मान, क्या होता है, अल्पट मान, ठीक है। ये हुआ आपका परिशुद्धता और ये हुआ आपका यथार्थता। नेक्स्ट आपका इसी के आधार पे, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यथार्थता रिसाइप्रोकल 1 प्रतिशत त्रुटि, जब भी आपको ये संबंध दिखे ना किसी के बीच, तुरंत जान जाइएगा कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये समझिए, ये संबंध बताता है, ठीक है।
रिसाइप्रोकल का संबंध बताता है। नेक्स्ट आपका जो होता है, नेक्स्ट आपका इसी के आधार पे अब हम समझेंगे लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, लंबाई का मापन। जो लंबाई का जो मापन होता है वो दो तरह से होता है। कितने तरह से? दो तरह से होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या? प्रत्यक्ष विधि में किसी वस्तु की मापन जब 10 पे -5 मीटर से 10⁻² मीटर तक मापन संभव हो, वह प्रत्यक्ष विधि में आता है। इसमें कौन कौन, इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स। क्या होता है? वर्नियर, वर्नियर किस दिन मैं दिखाऊंगा आपको वर्नियर कैलिपर्स क्या हो, कैसा होता है, कैसा दिखता है। प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वर्नियर कैलिपर्स कैसा होता है। इसके बाद पेच मापी को भी मैं दिखाऊंगा, पेच मापी। इसके बाद गोला मापी, सॉरी गोलाई मापी होता है, गोलाई मापी। इन उपकरण द्वारा जो है प्रत्यक्ष विधि का मापन किया जाता है किसी वस्तु का। अर्थात ये जो वस्तु होती है 10⁻⁵ मीटर से 10⁻² मीटर तक की दूरियों का मापन करता है, वो प्रत्यक्ष विधि होता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि, जब अप्रत्यक्ष विधि, लेकिन जब बात किया गया कि ठीक है भाई 10⁻⁵ मीटर है, लेकिन अगर इससे कम का नापना हो तो क्या करें, अब इससे ऊपर का नापना हो तो क्या करें, तो इसके लिए ये अपनाया गया ये विधि। इसमें कहां से 10⁻⁻ मीटर से नीचे का मापन, नीचे का, तथा 10⁻² मीटर से ऊपर का मापन, ऊपर का मापन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, द्वारा होता है। अब अप्रत्यक्ष विधि में कौन कौन से उपकरण आते हैं जिनको कि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा 10 पे -5 मीटर से हर छोटे सूक्ष्म कण को नापता है, 10⁻² मीटर से भी ऊपर जो को नापता है। आगे मैं इसके बताऊंगा कि इससे भी जो नीचे नापा जाता है उसको किस तरीके से, उसका मापन कैसे होता है। तो इसका जो होता है, इसमें पहला आता है खगोलीय पिंड के आकार का मापन, आकार का मापन। जैसे चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात करना, पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात करना, बृहस्पति की परिधि को नापना, ये सब किसमें आते हैं? खगोलीय पिंड के आकार के मापन में। नेक्स्ट आपका इसमें आता है लंबवन विधि। क्या होता है? लंबवन विधि। लंबवन विधि से क्या नापते हैं? लंबवन विधि से पृथ्वी से
किसी तारे या ग्रह की दूरी को जो हम नापते हैं, किसी तारे, लिख देते हैं, पृथ्वी से किसी तारे या ग्रह की दूरी का मापन लंबवन विधि। लंबवन विधि कौन सी विधि में? अप्रत्यक्ष विधि में। नेक्स्ट आपका है रडार विधि। इससे पृथ्वी से किसी वायुयान का मापन किया जाता है, वायुयान की दूरी। चौथा जो होता है आपका सोनार विधि बोलते हैं, सोनार विधि। ये जो होता है सोनार विधि जो होता है, प्रतिध्वनि की मापन करता है। प्रतिध्वनि अर्थात तरंगों को जो जल में जो तरंगे जाती हैं, किसी आकार या पिंड से टकराकर जब वापस बाहर आती हैं, तो उनका मापन सोनार विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, यह भी प्रतिध्वनि पे आधारित है, प्रतिध्वनि सिद्धांत। ये थे आपके अप्रत्यक्ष विधि में। एक होता है प्रतिध्वनि और प्रतिध्वनि के लिए क्या होता है, 17 मीटर परावर्तक तल से जो स्रोत है 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी हमें क्या होता है, प्रतिध्वनि की जो मापन संभव है, अर्थात मापन संभव नहीं है। ये था आपका लंबाई का मापन में प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट आपके आते हैं कुछ ऐसे छोटी दूरियों का मापन, छोटी दूरियों का मापन। छोटी दूरियों का मापन, छोटी दूरियों का मापन जब, तो इसमें भी दो विधि होती हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है अप्रत्यक्ष विधि। इसमें जो होता है, जो नापन होता है प्रत्यक्ष विधि में 10 पे माइनस 3 से 10 पे माइनस 10 मीटर तक के बीच की उसका नापन होता है। और इसमें जो यंत्र होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होता है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। और जो ये अप्रत्यक्ष विधि इसमें आती है, इसमें आता है आपका जो 10 मीटर से 10 टू पावर 10 माइनस मीटर से एकदम नीचे की वस्तु,
-10 मीटर से नीचे, नीचे का मापन। तो अप्रत्यक्ष विधि, इसमें जो आपका आता है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो विधि द्वारा, एवोगैड्रो एवोगैड्रो विधि द्वारा परमाणु त्रिज्या का, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। नेक्स्ट आपका इसमें एक और आता है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल के अणु के आकार ज्ञात करना। तो छोटी दूरियों का जो मापन में है अप्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि जो एकदम, जो इनसे भी एकदम, इससे भी जो नीचे का मापन है 10⁻³ से 10⁻10 मीटर का जो होता है सूक्ष्मदर्शी नापता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी नापता है। अप्रत्यक्ष विधि में जो होता है 10⁻10 मीटर से जो नीचे का जो मापन होता है वो एवोगैड्रो विधि द्वारा परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना, ओलिक अम्ल के अणु के जो कि आकार का मापन ज्ञात करना। तो ये थे आज के आपकी यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता क्या होता है हमने आपको बता दिया, परिशुद्धता क्या होता है ये भी हमने बता दिया। परिशुद्धता व्युत्क्रमानुपाती अल्पतमांक होता है। ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान देना है, परिशुद्धता व्युत्क्रमानुपाती अल्पतमांक, न कि परिशुद्धता व्युत्क्रमानु 1/के अल्पतमांक। भाई ये ऊपर चल जाएगा, आ रहा है ना समझ में? तो रटना नहीं है, समझना है, केवल इसका बोलना है। 1/के अल्पतमांक नहीं बोलना, वो तुरंत ऊपर चला जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। मतलब बराबर हो गया ना, बराबर का संबंध बन जाएगा। तो ये थे आपके, क्योंकि कुछ आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको कुछ मीटर छोटे मात्रक इकाइयों को मैं बता सकूं, और छोटी इकाइयों का जो कि उसको बताऊंगा मैं, जैसे मीटर का होगा, फायदाम का होगा, समुद्री मील का, समुद्री मील। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण मानक मीटर, जैसे कि कितनी छोटी कितनी इकाइयां होती हैं, कितनी बड़ी इकाइयां होती हैं मापन की, उस चीज का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए 1 मिली 1 मिली 1 मिली 1 मिली सबसे पहले हम समझते हैं सेकेंड का। मानक मीटर, इसमें जो देंगे कुछ महत्वपूर्ण मानक मीटर, छोटे में मानक मानक पहले हम सेकेंड का समझते हैं। 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³
3 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 को माइनस 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 को माइनस 1 पिको सेकेंड बराबर 10 पे माइनस 12 सेकेंड। इसमें मीटर के छोटे मानक पहला आता है एक माइक्रोन बराबर 10 पे माइनस 6 मीटर। अच्छा, अगर बोले कि अगर बोले ही आपका मीटर का बोले तो आप इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पे करके आप इसको उल्टा कर लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है माइक्रो, इससे दर्शाते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर एंगस्ट्रॉम बराबर आपका होता है 10 पे माइनस 10 मीटर। एक एक्सरे मात्रक बराबर होता है 10 पे माइनस 13 मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10 पे माइनस 15 मीटर। ये आपका मीटर वाला छोटा मात्रक हुआ, ये सेकेंड का। नेक्स्ट आपका जो होता है आपके कुछ लेवल के 1 गज बराबर 3 फुट। एक चैन बराबर 22 गज। 22 गज। एक फायदम बराबर होता है 10 चैन। जो लेखपाल वगैरह कानगो सब नापते हैं ना, उनकी जो चैन होती है। नेक्स्ट आपका होता है एक समुद्र सॉरी मिस्टेक हो गया। एक फॉर लॉन्ग बराबर होता है एक फॉर लॉन्ग बराबर 10 चैन। एक फायदम हाँ फायदम बराबर होता है 6 फुट। एक फायदम बराबर 6 फुट। एक फायदम बराबर 6 फुट। समुद्र का इससे एक फायदा, समुद्र की गहराई फायदम से नापी जाती है, लिख देते हैं यहाँ पे। समुद्र की गहराई एक बैरल
बराबर होता है 159 लीटर। 1 गैलन बैरल तेल को नापते हैं, ठीक है। 1 गैलन बराबर होता है 3.8 लीटर। समुद्र का मील, देखिए 2 मील, एक होता है जमीन का मील, जमीन का मील, ये जो होता है जो ये 1.8 किलोमीटर होता है, ये 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक कैरेट 0.2 ग्राम। 1 ओस बराबर 28.3 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम हुआ। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण मापन, जिसमें कि आपको कुछ नए भी मिले होंगे, ठीक है। ये मील होता है, जब भी आपको बोलेंगे कि 1 मील, तो आप जान जाइए कि वो 1600 मीटर की बात कर रहा है, ठीक है। कैरेट हीरे को नापते हैं, हीरे को नापते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई किसमें नापी जाती है? पैदम। बैरल किस तेल को किसमें नापते हैं? बैरल में नापते हैं, ठीक है। ये सेकेंड का आपका छोटा मात्रक था, ये चूंकि आपके फुट के आधार पर ये सब थे, ये आपके लीटर वाला, और ये आपका मील, ये आपके मीटर के मानक थे। उम्मीद है ये समझ में आए होंगे आपको। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हमने मूल भौतिक राशियों के जो होती हैं उनकी परिभाषा को समझा था। एक जो होता है रेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है 2D को नापता है, ठीक है। जो किसको नापता है? 2D को नापता है, अर्थात कोण को नापता है। और जो स्टेरेडियन होता है वो 3D को नापता है, 3 डायमेंशनल, अर्थात घन कोण, ठीक है। जो कि ये प्लेन एंगल को, ठीक है, ये प्लेन एंगल को, और जो होता है क्यूब होता है सॉलिड को नापता है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक, और आज के टॉपिक में हमने यथार्थता समझा, परिशुद्धता समझा, इसके बाद लंबाई के मापन की विधियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होती है, उसको हमने समझा। फिर इसके बाद कुछ ये महत्वपूर्ण हमने मानक समझे। इसमें मानक के हैं, मीटर के भी हैं, सेकंड के हैं, लीटर के हैं, इन सब को हमने कवर किया। नेक्स्ट पार्ट जो होगा 8 आपके चैप्टर 11 का, चैप्टर 2 का पार्ट 8 होगा। हो सकता है वो पार्ट जो है लास्ट पार्ट हो आपका, जिसमें कि हम सार्थक अंक का मापन, त्रुटि, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है आज की ये सारी टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। ये ऊपर स्क्रीन पे आपके कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं। इस भौतिक राशियों में आपको मूल भौतिक राशि छांटना है और व्युत्पन्न भौतिक राशि छांटना है, और उनके मात्रक को लिखना है। जो मूल भौतिक राशि हैं इनके मात्रक को लिखना है, व्युत्पन्न भौतिक राशि होंगे उनके मात्रक को लिखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।